हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सिंपल जर्नल एंट्रीज करना। सिंपल जर्नल एंट्रीज मतलब ऐसी एंट्रीज जिसमें सिर्फ दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, और आज हम सीखेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्रीज करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि सिंपल और कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। सिंपल जर्नल एंट्री इज अ जर्नल एंट्री इन विच ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड and one of them is debited, other is credited with the same amount। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में हमने सीखा है कि हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं। सो अगर किसी ट्रांजैक्शन के दो ही इफेक्ट्स है, यू जस्ट हैव टू इफेक्ट्स, देन वन विल बी डेबिटेड, वन विल बी क्रेडिटेड। अब डेबिट क्रेडिट क्या होगा, वो तो रूल्स पर बेस्ड होगा, बट एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से। सो उस तरह की एंट्रीज को हम कहते हैं सिंपल एंट्रीज। जैसे रेंट पेड, businessman invested capital, businessman withdrew money, goods purchased, right? Now compound entry मतलब a bit complex, थोड़ी सी उससे एक स्टेप आगे। So इसमें क्या होगा, more than two accounts are affected, it is a journal entry है, ये भी एंट्री, इसे भी एंट्री की तरह ही करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, more than two accounts are affected। तो इसमें 3 अकाउंट्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जिसका मतलब क्या हो गया कि वन और मोर अकाउंट्स इज डेबिटेड, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में कुछ तो हो गई, तो मिनिमम 1 अकाउंट इज डेबिटेड। तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और जो बाकी बच जाएंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। सो इसमें क्या है, इंडिविजुअल अमाउंट्स मैच नहीं करेंगे, बट टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि डबल एंट्री के अकॉर्डिंगली जो दोनों इफेक्ट्स हैं वो मैच करनी चाहिए। सो द टोटल ऑफ डेबिट्स शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। तो आज हम सीखेंगे ये कंपाउंड एंट्रीज जिसमें 2 से ज्यादा इफेक्ट है और उनको किस तरह से रिकॉर्ड करती है। सो लेट अस सी सम केसेस। अगर हम टाइप ऑफ कंपाउंड एंट्री से करेंगे तो हमें ट्रांजैक्शन समझना इजी हो जाएगा। लेटर ऑन क्या है, आपको ये नहीं बताएंगे कि ये सिंपल ट्रांजैक्शन है, ये कंपाउंड एंट्री के लिए ट्रांजैक्शन है, वो आपको खुद ही जज करना है। सो जब आपने इनके केसेस पढ़े होंगे तो आप ट्रांजैक्शन को पढ़ते ही जज कर सकते हो कि यस इट्स अ सिंपल एंट्री और इट्स अ कंपाउंड एंट्री। अकॉर्डिंगली आप उनके अकाउंट्स को देख सकते हो। सो अवर कंपाउंड एंट्री इज नंबर 1, इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर, दैट इज बिजनेसमैन, इन कैश एंड काइंड। ये सबसे पहली ट्रांजैक्शन है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एंट्री की, कि जब आपके ऑनर ने, बिजनेसमैन ने कैश और काइंड का मतलब होता है कि कैश के अलावा कुछ और, उसमें इन्वेस्टमेंट की है। जैसे जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप सारा पैसा ही लगाओगे, हो सकता है आपके पास कुछ पुराना स्टॉक पड़ा है, आप उसको बिजनेस में ले आते हो। मे बी आपके पास एक बिल्डिंग खाली है, आप वहां पे अपना ऑफिस बनाते हो, तो आप वो बिल्डिंग अपने बिजनेस में लगा देते हो, तो आप कहते हो मैंने बिजनेस में बिल्डिंग से इन्वेस्टमेंट की है, राइट। सो आप अपने बिजनेस में कैश में, काइंड का मतलब कुछ ही और तरह से, किसी और फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हो। सो इस तरह की ट्रांजैक्शन होगी कंपाउंड। लाइक सुनील इन्वेस्टेड कैश 50,000, मशीन 30,000 इन हिज बिजनेस। सो सुनील अपने बिजनेस में पैसा और मशीन लगा रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। आपने हो सकता है कोई और बिजनेस किया हो, आपने कोई मशीन खरीदी, अब वो बिजनेस बंद हो गया, अब वो मशीन आप यहाँ लेके आ रहे हो, या आपने किसी और पर्पस के लिए खरीदी, या आप इसी बिजनेस में मशीन के साथ स्टार्टिंग कर रहे हो। देयर कैन बी बिल्डिंग, देयर कैन बी फर्नीचर, कोई भी चीज हो सकती है। सो अब हम ट्रांजेक्शन्स को स्टडी कैसे करते हैं, व्हाट बिजनेस गेट्स एंड व्हाट बिजनेस गिव्स। पे क्या कर रहे हैं, रिसीव क्या कर रहे हैं। सो अब हमें रिसीव क्या हो रहा है, बिजनेस को क्या मिल रहा है, बिजनेस को कैश मिल रही है, बिजनेस में पैसा आ गया। पहले बिजनेस में कुछ नहीं था, अब बिजनेस में पैसा आ गया, और बिजनेस में मशीन भी आ गई, एक एसेट और आई 30,000 की, और बिजनेस ने दिया क्या, ये 2 चीजें आई 80,000 के टोटल, लेकिन बिजनेस ने कुछ पे किया, बिजनेस ने कुछ पे नहीं किया, क्योंकि ये ऑनर लेके आया है। सो बिजनेस की लाइबिलिटी बन गई कि वो फ्यूचर में जब भी ऑनर चाहेगा तो ये उसको वापस करना पड़ेगा। सो आपके पास एक लाइबिलिटी अराइज हो गई, यू पे नथिंग। अगर हम अब कुछ पे नहीं कर रहे हैं तो हमें हो सकता है फ्यूचर में पे करना है, तो जो हम फ्यूचर के लिए पेमेंट लेते हैं वो हो जाती है हमारी लाइबिलिटी। और ऑनर के केस में इस लाइबिलिटी का नाम होता है कैपिटल।
सो यू जनरेटेड और क्रिएटेड अ टोटल कैपिटल क्लेम ऑफ 80,000. पेड नथिंग बट कैपिटल क्लेम क्रिएट हो गया, लाइबिलिटी बन गई. सो अब इसकी एंट्री कैसे करोगे? एंट्री करने का हमारा क्या रूल है? आइदर वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कि रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, फिर डेबिट क्रेडिट चेक करेंगे, या हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन लेते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ड्राइंग, और अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इनके पॉजिटिव्स देख लेते हैं. ए इज इक्वल टू एल प्लस सी है, तो ए आपका डेबिट में है तो ए के पॉजिटिव डेबिट में, एल सी के क्रेडिट में. या हमारा बेसिक रूल क्या है? जो भी हम रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट और जो दे रहे हैं वो क्रेडिट. तो हमारी एंट्री सिंपल हो जाएगी. कैश अकाउंट जो रिसीव के फॉर्म में है, कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. 30,000 मशीन, सो 80,000 कैपिटल. तो जो आ रहा है वो डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा. ये हमारा सबसे बेसिक और सिंपल रूल है. अगर हम ट्रांजैक्शन को बिजनेस लैंग्वेज में गिव एंड टेक, रिसीव क्या कर रहे हैं, पे क्या कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में अगर हम ट्रांजैक्शन को स्टडी कर लेते हैं तो हमारा सिंपल रूल है कि जो आता है वो डेबिट, जो जा रहा है या जो जाएगा, जाएगा मतलब जो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई वो क्रेडिट. ये ऑटोमेटिकली उसी लाइन में बैठते हैं, चाहे आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन लो या आप जनरल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन लो. तो यहाँ नरेशन दे देंगे इसकी, बीइंग दी मनी एंड मशीन इन्वेस्टेड बाय द ऑनर. ये हो गई पहली टाइप की कंपाउंड एंट्री. इसका उल्टा भी हो सकते हैं. ऑनर बिजनेस से चीज निकाल रहे हैं, ऑनर नीडेड मनी और सम स्टॉक, सो ही विड्रू कैश एंड स्टॉक ऑफ से 5,000 फ्रॉम बिजनेस. अब वो कैश भी ले गया और स्टॉक भी ले गया. तो अब आप दे रहे हो, बिजनेस पे कर रहा है कैश एंड स्टॉक. मिल क्या रहा है? मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन जो कैपिटल है वो कम हो रही है, ड्रॉइंग्स बन रही हैं. सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेज और स्टॉक अकाउंट. सो ऑनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में कंपाउंड एंट्री इस तरह से हो सकती है. सेकेंड सेट ऑफ कंपाउंड एंट्री क्या है? वो है ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग part payment by cash and part payment by check. मतलब आप कुछ कैश में और कुछ चेक में ट्रांजैक्शन करते हो. आप पेमेंट की जगह रिसिप्ट भी हो सकते हैं, राइट? आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो. तो जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो आपकी एक कंपाउंड एंट्री बनेगी, क्योंकि अब इसमें ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. सपोज लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम बाय पेइंग 20,000 in cash and 30,000 in check. ठीक है? सो गुड्स खरीदे जिसे हम बोलते हैं परचेजेस. अब क्या आ रहा है? आया क्या हमारे पास? परचेजेस आ गए. कितने की परचेजेस आ गई? 20 की कैश में, 30 की चेक से. सो टोटल परचेजेस आ गई 50,000 की. पे क्या कर रहे हो? कैश दे रहे हो 20,000 और चेक. चेक कहाँ से जाते हैं? हमारे बैंक से. ठीक है? 50,000, सॉरी ये हो गया तुम्हारा 30,000, तो टोटल हो गया 50. तो you have more than 2 accounts involved, that means 3 accounts है. परचेजेस, कैश और बैंक, 3 चीजें इन्वॉल्व है. तो ये एक कंपाउंड एंट्री है. पर जब हम एंट्री बना रहे होते हैं उस टाइम हमें ज्यादा नहीं सोचना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा. ये बाय प्रैक्टिस आप समझ लोगे कि सिंपल एंट्री हो, कंपाउंड एंट्री हो, हमें तो एंट्री करनी है. हमें डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, एंट्री बन जाएगी. ठीक है? तो हमें बस ये देखना है हमें मिल क्या रहा है, रिसीव क्या है और पे क्या है, अकॉर्डिंगली एंट्री होगी. राइट? सो अब आपकी एंट्री क्या होगी? जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है. तो ये क्रेडिट, यही रूल है हमारा, रिसिप्ट डेबिट, पेमेंट क्रेडिट. सो परचेजेस अकाउंट डेबिट. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपके ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे या ज्यादा क्रेडिट होंगे, वो ट्रांजैक्शन के बेस है. हो सकता है 2 अकाउंट क्रेडिट हो जाए
और एक डेबिट हो जाए, हो सकता है कि 2 अकाउंट डेबिट हो जाए और एक क्रेडिट हो जाए, राइट। सो बीइंग द गुड्स परचेज्ड थ्रू कैश एंड चेक। सिमिलरली सपोज आपने इसका रिवर्स है, आपके पास फर्नीचर था, पुराना फर्नीचर, अब आपने उसे बेच दिया। सो सोल्ड फर्नीचर फॉर से 18,000 to Hari. He paid 10,000 in cash and balance by check. तो उसने कैश दिया और बाकी का चेक पकड़ा दिया। तो अब हमने क्या दिया और क्या रिसीव किया? रिसिप्ट और पेमेंट। हमें क्या मिला? हमें मिल रहा है कैश 10,000 और चेक। चेक हमें पता है बैंक में जाते हैं। और कितने का चेक होगा? अगर आपने फर्नीचर सेल किया 18,000 का, 10 आपको कैश मिला, तो बैलेंस कितना बच गया? 8,000। बहुत सिंपल और लॉजिकल है, हम यही करते हैं। पर्सनली भी अगर आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो इसी तरह से डील करते हो ना, कितना कैश दे दिया, बाकी तो बाकी क्या है? जो बैलेंस 8,000 वो चेक दे दिया। ओके, ये मिल गया। अब पे मतलब दिया क्या? ओके, पे का मतलब कैश नहीं होता। पे मतलब हमने दिया क्या? हमने दिया फर्नीचर, हमारे पास से चला गया फर्नीचर। सो एंट्री जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। सो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 टू फर्नीचर अकाउंट 18,000। इस तरह से हम एंट्री करते हैं। और निरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग फर्नीचर सोल्ड पार्टली इन कैश एंड बाय बैलेंस बाय चेक। इस तरह से आपकी कंपाउंड एंट्री हो जाती है। अनदर सेट ऑफ कंपाउंड एंट्री इज, सपोज आपके पास पार्शियल पेमेंट है, चेक और कैश नहीं, पार्शियल पेमेंट है किसी एक फॉर्म में। सो थर्ड टाइप क्या है? ट्रांजैक्शंस involving part payment and part credit। कुछ आप पे कर रहे हो, कुछ आप क्रेडिट छोड़ रहे हो फ्यूचर के लिए, राइट। जैसे गुड्स सोल्ड टू ABC Limited फॉर 50,000, ABC Limited paid 20,000 now and balance payable after 3 months। बैलेंस उन्होंने कहा हम 3 months बाद देंगे, तो क्रेडिट हो गया ना। सो पार्टली कैश में, पार्टली क्रेडिट में। तो अब क्या मिलेगा हमें? रिसीव क्या होगा? व्हाट वी गॉट, हमें क्या मिला और हमने क्या दिया? हमने दे दिया गुड्स। जब भी गुड्स खरीदते हैं, परचेज, बेचते हैं, सेल, हमारा अकाउंट का नाम आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स हो गई हमारी 50,000 की, वो हमने दे दिया। मिला क्या बदले में? कंपनी पेड अस कैश, बट वो तो 20 दिया, 30 अभी नहीं मिला, बट वो मिलेगा। कभी भी जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन अगर वो सेटल्ड हो कि वो इतना ही देगा, अब आगे कुछ नहीं है, लेकिन अब इसमें ये लॉस नहीं है बाकी का। बाकी 30,000 वो कह रहा है कि आपको 3 months बाद देगा। तो हमने क्या जनरेट कर लिए? रिसीवेबल्स। अब ये रिसीव नहीं है, ये रिसीवेबल हो गया, मतलब हमें फ्यूचर में मिलेगा। जो चीज हमें फ्यूचर में अपने कस्टमर से मिलनी होती है, तो उस कस्टमर को हम डेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे रिसीवेबल बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स बोल सकते हैं, और इनका नाम है ABC Limited, ठीक है। सो डेबिट क्रेडिट हमारे मैच कर रहे हैं। एंट्री कैसे बनेगी? जो आ रहा है वो डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, और जो चला गया वो क्रेडिट। सो टू सेल्स अकाउंट 50,000 and being the sale of goods partly by cash and partly on credit। सिमिलरली परचेज में भी हो सकता है, कोई और ट्रांजैक्शन भी इस तरह की हो सकती है जिसमें हमारा पार्टली पेमेंट है और पार्टली बाद में मिलेगा। तो 3 months बाद ABC Limited जब हमें पैसा देगा तो हमें रिसीव होगी कैश, और ये जो अकाउंट जो यहाँ क्रिएट हुआ है अब वो कैंसिल करना पड़ेगा दूसरी तरफ से।
सो वो अकाउंट वहां पे कट जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ट्रांजैक्शन बैड डेट्स। अगर हमारे पास बैड डेट्स हैं एट द टाइम ऑफ रिकवरी, तो ये हमारी ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकती है जब हमें कुछ पैसा मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। सपोज हमें लिखा है सोहन इज अवर डेटर फॉर 10,000, मतलब सोहन हमारा डेटर है, हमने कभी उसको सेल्स की होंगी 10,000 की और उसने हमें पैसा देना है। नाउ ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट हो गया। अब जब कोई इंसॉल्वेंसी की वजह से पैसा नहीं देता उसे बैड डेट्स लिखा जाता है। ठीक है, सो अब वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड कैन पे 40 पैसा इन अ रुपी, मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसा। सो 1 रुपए में 40 पैसा, तो 40 पैसा आउट ऑफ 1 रुपी मतलब 40%। तो अब वो हमें 40% दे सकते हैं। 1 रुपी का मतलब होता है 100 पैसे। ठीक है, सो 1 रुपी मतलब 100 पैसे में से वो 40 पैसा ही दे सकते हैं। तो इसे परसेंटेज फॉर्म में 40% लिखते हैं, क्योंकि 100 के अगेंस्ट जब भी कोई अमाउंट लिखा जाता है वो परसेंटेज में माना जाता है। जैसे 10% का मतलब क्या होता है कि 100 में से 10 है ना, तो 100 में से 40 दे रहे हैं तो 40% वो हमें दे सकते हैं। उसे देना था 10,000, तो अगर वो 40% दे सकता है इसका मतलब वो हमें सिर्फ 4,000 पे करेगा। तो जो बाकी 6,000 है वो क्या है, वो अब हमें नहीं दे सकता है। बिजनेस के लिए वो लॉस हो गया, राइट। सो व्हाट वी रिसीव, अगर हम ट्रांजेक्शन एनालाइज कर रहे हैं, हमें मिला कैश 4,000 रुपीज, 40% ऑफ दिस। व्हाट वी पे, और हमें पे क्या करना है, हमें देना क्या है, हमें कुछ नहीं देना है, लेकिन अब हमें उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि वो पेमेंट कर रहे हैं। ओके, अब ये पेमेंट वो कर रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, तो जो बाकी डिफरेंस है अब वो क्या रिसीवेबल कहला सकते हैं। ये रिसीव्ड है, बाकी नहीं मिल रहा, तो क्या वो रिसीवेबल है? नहीं, क्योंकि वो हमें मिलना ही नहीं है, वो तो बैड डेप्ट बन गया। बैड डेप्ट मतलब ऐसा डेप्ट जो बैड मतलब रिकवर नहीं हो सकता, तो ये अब हमें मिल ही नहीं सकता। सो अब हमें इसे एज अ बैड डेप्ट, एज एन एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा। ये बिजनेस के लिए लॉस होगी। एंट्री क्या होती है, जो आर वाली चीजें हैं वो डेबिट, सो कैश डेबिट, बैड डेब्ट्स डेबिट। इसे अगर आप क्लासिफिकेशन मॉडर्न और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंगली भी लोगे तो भी हमारे यही एंट्री बनेगी। कैश इज अ रियल एसेट, रियल एसेट में रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कम्स इन, आर है डेबिट। बैड डेब्ट्स इज अ लॉस, डेबिट ऑल लॉसेस। ठीक है, और सोहन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और वो हमें दे रहा है, गिवर है, सो क्रेडिट द गिवर, राइट। सो यही एंट्री है। आप यहाँ नरेशन दोगे, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोहन इन फुल सेटलमेंट ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और ट्रांजैक्शन भी है, वो मैं अभी समझा रही हूँ, हालांकि वो आपकी कंपाउंड एंट्री नहीं है बट इससे रिलेटेड है। जैसे ये बैड डेट्स है, बैड डेट में क्या होता है, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके लिए एक लीगल पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो उसकी एसेट्स को सेल करके उसकी लाइबिलिटीज को पे करता है। सो इनिशियली जो पेमेंट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पैसा बांट देते हैं कि आपको 40% ही मिल सकता है। लेटर ऑन मान लो जो एस्टिमेट किए थे कोई एसेट उससे ज्यादा में बिक गई, तो पैसा ज्यादा आ गया, तो क्योंकि आपने जो बैड डेट्स पहले क्रिएट किए थे अब आप उनको और पेमेंट कर सकते हो। जैसे सोहन है, तो सोहन के लिक्विडेटर ने जब उसकी एसेट्स को इकट्ठा किया और चेक किया कितने की हैं, तो उसको लगा 40% इज देयर, 40% में दे सकता हूँ, तो उन्होंने सबको 40% पैसा बांट दिया उसकी सारे लाइबिलिटी होल्डर्स को। लेटर ऑन उसकी कोई और एक एसेट निकली या उसकी कोई एसेट ज्यादा में बिक गई जो एस्टिमेट था, तो अब पैसा और आ गया, तो अब सबको थोड़ा थोड़ा पैसा और मिल सकता है। तो जो बैड डेट्स एक टाइम पे हैं कई बार हमें बाद में रिकवर भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास बैड डेट रिकवर्ड हो, सपोज बाद में और पैसा आ गया तो उसने 1000 और दे दिया, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, आपको रिसीव क्या हो रहा है, कैश, और पेमेंट
पेमेंट कुछ नहीं है क्योंकि आपको तो कुछ नहीं देना, ये तो आपको पुराने लॉसेस रिकवर हो रहे हैं, तो इसको पेमेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड एज एन इनकम, क्योंकि ये रिसीव हो गया, पे कुछ नहीं करना, तो हमारा प्योर प्रॉफिट है। जब भी रिसिप्ट और पेमेंट में डिफरेंस होता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं या लॉस बोलते हैं, तो क्योंकि हमें ज्यादा मिला है तो वो प्रॉफिट है। वेरी लॉजिकल। अगर तुम्हें 1000 रुपये एकदम से मिल जाए जो पहले तुम लॉस मान के चल रहे थे और लिख भी दिया था, तो उसे प्रॉफिट ही मानोगे ना, तो उसे बैड डेट्स रिकवर्ड कहेंगे। तो आप इसकी एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। लेटर ऑन सारे प्रॉफिट्स की तरह इसको भी प्रॉफिट्स में ऐड कर देते हैं। तो कई बार हमारे बैड डेट्स के बाद कुछ टाइम बाद रिकवरी की एंट्री हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ये है ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सेटलमेंट ऑफ एडवांसेस। वो एडवांस एक्सपेंस का भी हो सकता है, इनकम का भी हो सकता है, रेवेन्यू का भी हो सकता है। तो कोई पहले एडवांस था, उसकी सेटलमेंट की एंट्री है। अब ये किस तरह से होगी, इसमें आप ये समझ के चलो कि ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी चल रही है, पहले से चल रही है। सपोज आपने एक मैनेजर रखा, उसकी कमीशन है बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अब ड्यूरिंग द ईयर तो प्रॉफिट निकलेगा नहीं, वो तो एंड में पता चलेगा। सो पैसे तो उसे चाहिए, एवरीबडी नीड्स मनी, ठीक है। अपनी लाइफ में हमें अपने बाकी कामों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब उस पर्सन को क्यों, आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि पूरा साल तुम्हें हम पेमेंट ही नहीं करेंगे कमीशन, क्योंकि वो तो प्रॉफिट पे बेस्ड है, वो तो एंड में निकलेगा। तो आप क्या करते हो, उसको एडवांस में कुछ कमीशन दे देते हो, ठीक है। सो किस तरह से होगा, पेड से 5000 टू सेल्स मैनेजर एज एडवांस अगेंस्ट हिज कमीशन। यहाँ आपका सेल्स मैनेजर है, वो जगह जगह ट्रैवल करता है आपके गुड्स को प्रमोट करने के लिए, तो अब उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको देनी है। बट राइट नाउ आपको नहीं पता कि उसका कितना खर्चा हो जाएगा, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। सो आप उसको कुछ एडवांस दे देते हो। सो ये एडवांस अगेंस्ट हिज कमीशन भी हो सकता है, अगेंस्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस भी हो सकता है, तो कुछ भी ले सकते हैं। सपोज अगेंस्ट ट्रैवल एक्सपेंसेस आपने उसे दे दिया, ये एक सिंपल एंट्री है, हमने उसे एडवांस दी है। अब इसमें इसकी एंट्री कैसे होगी, रिसीव और पे। यू पेड 5000 कैश, मिल क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, अभी कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं हो रहा, इसे अलग से लिखेंगे एडवांस फॉर ट्रैवल, ठीक है। सो एडवांस फॉर ट्रैवल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ सपोज उसके बाद जब वो ट्रैवल कंप्लीट करके आया, सो अब आप उसको एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंसेस से 7000, अब 7000 आपके एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, ओके। तो अब आपको उसको बैलेंस पे करना है। तो बैलेंस कितना पे करोगे, 5000 आपने एडवांस में दिया था, एक्चुअल एक्सपेंसेस 7। सो यहां पर ये एक कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि ये पिछले एक एडवांस को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ेगी। तो अब इसमें रिसीव क्या है और पे क्या है, आपको अब ये पूरा एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है। आपको क्या मिल गया, आपने उसकी सर्विसेज ली और आपको एक एक्सपेंडिचर मिल गया, ट्रैवल एक्सपेंस 7000। पे क्या कर रहे हो, पे आप उसे कैश कर रहे हो 2000। क्यों, क्योंकि जो एडवांस था पहले का 5000 वो अब सेटल कर दोगे। अब आप इस एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट उसको पूरा 7000 नहीं दोगे, क्योंकि आप कहोगे 5 तो पहले दे रखा था, तो वो तो तुम्हारे अकाउंट में है ना। अब इस एडवांस को एक्सपेंस के अगेंस्ट कैंसिल करके बाकी 2000 उसको पे करोगे। सो जब इसकी एंट्री होगी तो ट्रैवल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस 7000, लेकिन हम कैश कितना देंगे, हम कैश देंगे 2000। क्यों, क्योंकि ये एडवांस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एडवांस हमेशा कैंसिल करने होते हैं एंड में, ओके। सो एडवांस आपका 5000 अगेंस्ट कैंसिल हो गया, 2 पेमेंट हो गई और 7000 का एक्सपेंस आपकी बुक्स में आ जाएगा।
तो एडवांसेस को हमें एट द एंड मैच करना पड़ता है। आप किसी को एडवांस देते हो तो उसके बदले में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लोगे ना, या किसी ने आपको कुछ एडवांस दिया तो लेटर ऑन आपको उसके अगेंस्ट कुछ देना पड़ेगा, तो वो सेटल होगा ही। तो जब सेटलमेंट हो रही होगी तो एडवांस कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारी ये कंपाउंड एंट्री बन जाती है। इसी का रिवर्स आप इस तरह से समझो, सपोज आपके पास कोई कस्टमर है जो आपके पास आया है आपसे गुड्स खरीदने, बल्क में गुड्स खरीदनी है, तो वो आपको कहते हैं कि कुछ सैंपल्स दे दो और मैं उसके बाद आपको फाइनल सेल बता दूंगा। और इसके अगेंस्ट कि आप उसको सैंपल्स वगैरह दे रहे हो, यू आर टेकिंग एफर्ट, तो वो आपको कुछ एडवांस दे देते हैं। सो एडवांस से रिसीव्ड फ्रॉम राहुल, राहुल कोई आपका कस्टमर है, उससे आपको एडवांस मिला अगेंस्ट सेल्स ऑन अप्रूवल। आप उसको सेल करना चाहते हो तो उसने आपको एडवांस दे दिया, तो अब आपको रिसीव क्या हुआ से है 50,000, आपको कैश मिल गया 50,000। पे क्या कर रहे हो राइट नाउ, तो आप उसको सेल नहीं कर रहे हो, अभी तो आपने कोई गुड्स उसको सेल के तौर पे दिए नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको क्या मिल रहा है, एडवांस ही मिल रहा है। तो आप पेमेंट की जगह क्या लिखोगे, एडवांस फ्रॉम राहुल, हमारी ये लाइबिलिटी पेबल जनरेट हो गया। पेबल इन द सेंस कि अब फ्यूचर में हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे या फिर हमें उसको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। ओके, सो कैश और एडवांस कितना हो गया, ये एक सिंपल एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम राहुल 50,000। ओके, अब लेटर ऑन सपोज उसने आपसे सेल कर ली, से ही बॉट गुड्स, गुड्स बॉट बाय राहुल से 80,000, बैलेंस पेबल आफ्टर 15 डेज। अब वो 15 डेज बाद बैलेंस देगा। तो अब आपको रिसीव क्या हो रहा है और पे क्या कर रहे हो, अब आपने सेल्स की, पे किया, गुड्स दिए, गुड्स को लिखते हैं सेल्स में, सेल्स हो गई 80,000 की। उसके बदले में क्या मिला, कुछ नहीं मिला राइट नाउ, तो कुछ नहीं दे रहा, वो 15 डेज के बाद बैलेंस देगा। तो बैलेंस कितना, 50 वो पहले ही दे चुका है, 80 टोटल उसे देना है। सो उसका बैलेंस पेबल जो उसे पे करना है, तो हमारे लिए क्या हो गया, रिसीवेबल, उसे हम डेटर्स भी कहते हैं। इसका नाम यहाँ पे क्या है, राहुल। तो 30,000 हमें राहुल से मिलना है, कस्टमर से मिलना है। और 50 क्या था, जो एडवांस पहले मिला था वो अब हमें कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो 80 की सेल हुई, 80 में से 50 एडवांस कैंसिल हो गया और बाकी बच गया 30। तो ये 3 चीजें इन्वॉल्व है। सो अब आपकी एंट्री क्या होगी, राहुल दैट इज अ डेटर अकाउंट डेबिट 30,000, एडवांस फ्रॉम राहुल 50,000 टू सेल्स अकाउंट। सो हमारी कई बार ट्रांजैक्शंस कॉन्टिन्यूएशन में जाती हैं। अब आज के 15 डेज के बाद राहुल पे करेगा, सो कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल हो जाएगा, क्योंकि ये रिसीवेबल जो आप एंटर किए हैं वो तब कैंसिल होंगे। सो इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है अनदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है कैश डिस्काउंट्स। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ कैश। जैसे इसी केस को अगर हम कंटिन्यू करें, राहुल इज टू पे यू 30,000 आफ्टर 15 डेज। मान लो आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो आप अपने सारे कस्टमर्स को बोलते हो कि अगर तुम अर्ली पेमेंट कर दोगे हम आपको से 2% कैश डिस्काउंट देंगे। सो राहुल पे कर देता है, पेड कैश एट 2% कैश डिस्काउंट, मतलब कैश पे करने पे आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो। तो अब राहुल को पेमेंट कितनी करनी थी, राहुल की पेमेंट थी 30,000 की, ठीक है। सो उसने डिस्काउंट अर्न कर लिया 2%। सो 30,000 का 2% 600। इसका मतलब आपको कैश कितनी मिलेगी 29,400। इतना आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया और आपको कैश मिल गई 29,400। अब डिस्काउंट के साथ 2 टर्म्स होती हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ पर यू आर गिविंग डिस्काउंट, राहुल को डिस्काउंट मिल रहा है। सो आपकी बुक्स में क्या होगा, रिसीव क्या हुआ और पे क्या हुआ,
आपको मिल गई कैश, पे कुछ नहीं है बट राहुल का अकाउंट जो है वो 30 से कैंसिल हो गया। सो 600 जो आपको अब कभी नहीं मिलेगा वो आपका कैश डिस्काउंट है, इसे एज ए लॉस या एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर डिस्काउंट आप दे रहे हो तो इसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। अगर हम दे रहे हैं तो हम अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें किसी से मिले, सपोज राहुल की जगह आपका कोई क्रेडिटर है जिसे आपने पैसे देने हैं और वो आपको कहता है कि अगर आप अभी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो अलाउ कर रहा है, हमें रिसीव हो रहा है, राइट। सो वो हम उसे डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे। सो डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड एक अर्निंग इनकम होती है। अब एंट्री कैसे होगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, डिस्काउंट 600, 30,000। ओके, सो ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड में, राइट। सो वो आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं, बिजनेस दे रहा है तो वो अलाउड है, और अगर बिजनेस को मिल रहा है तो वो रिसीव्ड है। जैसे बिजनेस में 2 पार्टीज होती हैं, तो आपके बुक्स में ये अलाउड है क्योंकि आपने दिया। मिला किसे? मिला राहुल को। राहुल अपनी बुक्स में जब एंट्री करेगा तो वो क्या लिखेगा? डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अर्न। ठीक है, तो अगर यही हम राहुल की बुक्स ले लें तो राहुल की बुक्स में क्या है, क्या रिसीव और क्या पे हो रहा है? वो पे कर रहा है कैश। ठीक है, किसको? हमें। तो हम उसके क्या हो गए? क्रेडिटर। तो हमारे बैलेंस 30,000 के अगेंस्ट वो इतना पे कर रहा है, तो 600 डिस्काउंट हो गया। अब वो अलाउ नहीं कर रहा, उसे मिला है। ठीक है, तो जो पैसा दे रहा होता है ना उसे डिस्काउंट मिलता है, तो वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट, पे कर दिया उसने, डिस्काउंट उसने रिसीव कर लिया, ठीक है, किसके अगेंस्ट? 30,000 के अमाउंट के अगेंस्ट। तो जो रिसिप्ट है उसे कैंसिल करो, डेबिट, और जो पे कर रहे हो वो आप क्रेडिट कर दो। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 30,000, राइट। सो ये आपका कैश डिस्काउंट इस तरह से रिकॉर्ड होता है। नाउ अलॉन्ग विथ द डिस्काउंट हमारे पास 2 और टर्म्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट। तो कई बार स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सो कैश डिस्काउंट की एंट्री आप ये समझ लो। सो नेक्स्ट टाइम आई विल बी ब्रिंगिंग अप कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, तीनों में डिफरेंस और उनके अकाउंटिंग का प्रोसीजर। सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इज क्लियर। सो हमें क्या ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज बिल्कुल कुछ अलग से नहीं है, बस यही है कि जब हम ट्रांजैक्शन एनालाइज कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा इसमें 3-4 अकाउंट्स हैं, सो मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड, सो वो हमारी कॉम्प्लेक्स एंट्री बन जाती है। बट इसका हमारे अकाउंटिंग के प्रोसीजर से, अकाउंटिंग के रूल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी अकाउंटिंग अभी भी उसी तरह से चलेगी। बस 2 अकाउंट आपके डेबिट या क्रेडिट होंगे, बट ओवरऑल डेबिट ओवरऑल क्रेडिट से हमेशा मैच करेगा। टोटल डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट, राइट। Thank you.